दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और हर नई यात्रा शुरू करते हुए मन में कुछ बातें चल रही होती हैं। मन थोड़ा वो होता है कि कौन सी चीज़ कैसे शुरू की जाए, तो मेरे भी दिमाग में बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। तो यह यात्रा है आपसे इलाहाबाद के एक मुकम्मल इतिहास से रूबरू करवाने की। इसमें हम आपको इलाहाबाद की जो हिस्ट्री है उसके शुरुआत से लेकर अभी तक के इतिहास के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। मैं इलाहाबाद के इतिहास पर कुछ बात करूं उससे पहले मैं इतिहास के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। बात है कि इतिहास को लेकर कई सारी बातें होती है। जैसे कि पहली बात यही है कि गड़े मुर्दे क्यों खाड़े, लोग अक्सर कहते हैं। फिर कहते हैं इतिहास पढ़ के क्या होगा, वो सब तो गई गुजरी बातें हैं और जो बातें बीत गई उसका क्या ही मतलब है, और इस तरह की तमाम बातें हमें सुनाई पड़ती हैं। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इतिहास हमारे जीवन में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आप किसी दूर देश चले गए या किसी और जगह चले गए अपना मूल प्लेस छोड़ के, तो जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ आपसे पहले पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए हैं। तब आप बताते हैं कि मैं यहाँ से आया हूँ। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपके माता पिता का नाम क्या है, फिर आप उसको बताते हैं। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। और ये आप कैसे करते हैं, आप जो छोड़ के आए हैं लेफ्ट यानी पास्ट, उससे आप आइडेंटिफाई होते हैं कि आप हैं कौन। तो आपकी वैलिडिटी, आपकी वैधता और आपकी स्वीकार्यता वो इतिहास से होती है। आपके पिताजी से जब पूछा जाता है कि आप कौन है, हु आर यू, तो आपके पिता बताते हैं कि मेरे पिता ये थे और मेरे पिता का नाम ये था, तो उनकी वैलिडिटी क्लेम होती है, फिर उससे आपकी होती है। तो इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है सर की जो प्रक्रिया हो रही है SIR की, उसमें देखिए कि इतिहास किस तरह इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। इतिहास मतलब कि उसमें आपके कागज और आपके पुरखे कहाँ से आए हैं, उनका नाम क्या था, पहली बार वो रजिस्टर्ड कब हुए थे। तो इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतिहास को समझना बहुत जरूरी होता है। इतिहास को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत गंभीरता से लीजिए, लेकिन बहुत लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। तो किसी शहर या किसी स्थान को भी समझने के लिए उसके इतिहास को समझना जरूरी होता है। इसलिए इतिहास इलाहाबाद का समझना जरूरी है जब हम इलाहाबाद के वर्तमान को समझना चाहते हैं। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं इलाहाबाद के बिल्कुल अर्लीस्ट हिस्ट्री के बारे में। पहला जो चीज होता है हिस्ट्री में कि कोई शब्द कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। जैसे प्रयाग शब्द पहले आता है, तो प्रयाग शब्द पहली बार आता कहाँ है और इस शब्द की मीनिंग्स क्या है। तो पहला शब्द जो इलाहाबाद की हिस्ट्री में आता है वो है प्रयाग। प्रयाग शब्द पहली बार कहाँ आया, आपको पता है पहली बार कहाँ आया है प्रयाग शब्द? प्रयाग शब्द पहली बार आया है मनुस्मृति में, और मनुस्मृति में इस संदर्भ में आया है, उसमें जो है मध्य देश की स्थिति बताई गई है। और वो स्थिति इस तरह बताई गई है कि जो है प्रयाग के पश्चिम में जो देश है वो मध्य देश है। तो इस संदर्भ में हमें जो है पहली बार प्रयाग शब्द पढ़ने को मिलता है या देखने को मिलता है। इसके बाद आता है वाल्मीकि का रामायण। वाल्मीकि के रामायण के अयोध्या खंड में कई बार जो है प्रयाग शब्द का वर्णन कई रूप में हमें मिलता है। तो उसके जो है अयोध्या कांड के 50 से लेकर 52 तक के सर्ग में जो है प्रयाग शब्द का कई बार वर्णन है और अलग अलग रूपों में है। राम जी जो है वनवास के दौरान जब श्रृंगदेवपुर को पार करके गंगा जी की इस तरफ आए, तो वो घने जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र था। उसमें कई तरह के पेड़ थे, कई तरह के जानवर थे, और राम जी ने वहां पर लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए कहा कि हे सौमित्र, देखो वह घने जंगलों में जो धुआं उठ रहा है और जो कलकल ध्वनि सुनाई दे रही है, इससे हमें संकेत मिलता है कि हम जो है प्रयाग में आ गए हैं। तो इस संदर्भ में वाल्मीकि रामायण में प्रयाग शब्द पहली बार आता है। फिर आगे वह भारद्वाज मुनि के आश्रम पे आते हैं। तो भारद्वाज मुनि के आश्रम पे ठहरने के बाद वह जब चित्रकूट की तरफ बढ़ते हैं, तो उन्हें रास्ता बतलाने के लिए भारद्वाज मुनि कहते हैं कि आप जो है जमुना के किनारे किनारे चलते जाइएगा, वहां आपको एक बड़ा सा बट वृक्ष मिलेगा जिसके नीचे कई सारे छोटे छोटे पौधे होंगे। उस श्यामल वृक्ष के नीचे जो है कई सारे तपस्वी तपस्या कर रहे होंगे, वहीं से आप नदी को पार हो जाइएगा, आगे आपको चित्रकूट का रास्ता मिल जाएगा। तो संभवतः यह है कि पहली बार अक्षयवट का वर्णन जो है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। लेकिन डायरेक्टली यहाँ जो है वाल्मीकि अक्षयवट के बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन यह समझा जाता है कि वो अयोध्या कांड में ही पहली बार जो है अक्षयवट का वर्णन हमें मिलता है। उसके बाद जो है देखें तो जब महाभारत आता है हमारे सामने एक बड़े महाकाव्य के रूप में, महाभारत के अलग अलग जो है पर्वों में और अलग अलग अनुशासनों और सर्गों में जो है प्रयाग कई बार आया है। प्रयाग का वर्णन कई बार आया है, वहां पर अलग अलग रूपों में आया है और बताया गया है कि प्रयाग जो है बेसिकली यज्ञ की धरती है। और इसका जो प्रयाग शब्द की व्युत्पत्ति हुई है वह भी यज्ञ में आहुति या यज्ञ के जो यानी ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, और इस यज्ञ के फलस्वरूप जो है प्रयाग शब्द जो है या प्रयाग का व्युत्पत्ति हुई, प्रयाग की व्युत्पत्ति हुई। बहुत डिटेल में यहाँ पर है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग जो है खंडों में है। अगर आप इसको कहेंगे तो मैं आपको कमेंट में नीचे करके बता दूंगा कि किस सर्ग और किस अनुशासन और किस पुराण में प्रयाग शब्द किस तरह आया है, क्योंकि वो बहुत बोझिल बना देगा इस पूरे चीज को। कालिदास के महाकाव्यों में जो है प्रकृति का बहुत मनोहर वर्णन मिलता है।
जब आप कालिदास के महाकाव्यों को पढ़ते हैं तो हिमालय और विंध्य रीजन बहुत ही सुंदर रूप में हमारे सामने आते हैं। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने एक जगह लिखा है कि जब रामचंद्र जी लंका जीतने के बाद लक्ष्मण और सीता के साथ लौट रहे थे अयोध्या, तो उन्होंने एक जगह ठहर कर सीता जी से कहा कि हे सीते, वो देखो जो बटवृक्ष दिखाई दे रहा है वही है वह बटवृक्ष जहाँ तुमने पूजा की थी, याचना की थी। देखो कैसे वह श्यामलता से सराबोर है और वह कैसा चमक रहा है। तो इस संदर्भ में जो है बटवृक्ष का उल्लेख एक बार फिर से कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में आता है। तो आगे जो आप देखें तो रामचरितमानस में फिर आता है उसका जिक्र। रामचरितमानस के बाद कवितावली में आता है तुलसीदास के। तो तुलसीदास के यहाँ भी प्रयाग कई रूप में हमें दिखाई मिलता है। अब हम मुकम्मल रूप से अपने मूल बात पर आते हैं कि क्या हम उस समय या उस जगह को नगर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वह जो है भूमि तपस्वियों की भूमि थी। उस समय वहाँ कई तपस्वी तपस्या करते थे। भारद्वाज मुनि का आश्रम था, बटवृक्ष का जिक्र आया, वहाँ कई सारे तपस्वी तपस्या करते थे। तो वह पूरी भूमि जो है तपस्वियों की भूमि थी और वहाँ तपस्या होती थी। ब्रह्मा ने वहाँ यज्ञ किया था, तो तपस्या तो वहाँ थी। ये बात बिल्कुल क्लियर कट है। क्या हम उसे नगर कह सकते हैं? नगर की जो पूरी अवधारणा है, क्या उस पर यह चीज़ खरी उतरती है? यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट करके आप बताइएगा कि क्या हम उस समय को नगर कह सकते हैं। तो ये मैंने शुरुआती कोशिश की है, आप देखिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। ये तो पक्का बताइएगा, खराब लगेगा तो पक्का बताइएगा। और ये बहुत शुरुआती कोशिश मैंने की है और शुरुआत थोड़ी देखते हैं कैसी है। आप हमें बताइएगा कमेंट करके। और ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर क्या ही है, कोई बात नहीं। मैं तो इतिहास जानता ही हूँ इलाहाबाद का, आपको जानना है तो बताइएगा। मिलते हैं, नमस्ते।